स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अमन जायसवाल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल पर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ हमारी क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही होंगी। जो हमने सीरीज शुरू की है SSC CHSL 2024 को ध्यान में रखते हुए, आज एक नया एपिसोड आपके सामने है, एक नया वीडियो आपके सामने है। मैं लाइव आपको डिस्कशन कराऊंगा एक और प्रीवियस ईयर पेपर का जो कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर 2000। चलिए देखते हैं कि कौन सी डेट है। And today we will be talking about the examination which was conducted on 9th of March 2023। ठीक है, इसके पहले 7 एग्जाम्स ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। 7 प्री PYQs पेपर्स जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द 8th वन। और अगर आप सभी लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हो तो आप समझ पाओगे कि एग्जामिनेशन में एक्चुअली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है। इन सेशंस को जब आप देखोगे तो आपको वो अप्रोच पता चलेगी दैट इज रिक्वायर्ड टू यूज व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में नॉलेज नहीं बल्कि वो स्किल्स काम आ जाती हैं जिनसे आपको ये पता होता है कि लड़ाई कैसे जीतनी है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अगेन हर रोज की तरह कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे आप लोग। जब कोई पॉइंट मैं कहूंगा लिखो तो उसे लिख लेना, और जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा वही तरीका आपको पेपर में भी यूज करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम as the given word and the given word is magnanimity। तो आपको यहां पर सेम वर्ड बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है। तो सब लोग मुझे बताएंगे कि यहां पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। विरुलेंस, वॉलेटाइल, इनवीडियसनेस या अल्ट्रुइज्म। टाइम लो आप लोग, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर तरीके से सोचने का। ठीक है ना, बताइए। सारे वर्ड्स ध्यान से पढ़ो, अंदाजा लगाओ कि मीनिंग क्या हो सकता है और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। इस वर्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो यू विल फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अगर ध्यान से देखो, यहां लिखा है मैग्नानिमिटी, तो मैग्नानिमिटी मतलब समथिंग मैग्नम। मैग्नम मतलब मैग्नीफाई करना, यानी बड़े कॉन्टेक्स्ट में। सो समथिंग रिलेटेड टू बिग। ठीक है, विरुलेंस नहीं होगा। वी यूज दिस वर्ड व्हेन यू ट्राई टू बेलिटल समवन, और थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है। वॉलेटाइल इज समथिंग व्हिच इज नॉट फिक्स, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे शेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये भी नहीं होगा, नेगेटिव है। इनवीडियसनेस का बेसिकली मतलब होता है टाइप ऑफ ऑकवर्डनेस। तो किसी सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो एंड यू फील ऑकवर्ड, दिस इज कॉल्ड। सो राइट आंसर यहां पर एक ही वर्ड बन सकता है, altruism। and altruism is basically the belief, the philosophy। जब आपका ये थॉट होता है कि दूसरों की हेल्प करना is very important, to help others। ठीक है, दिस इज कॉल्ड altruism। और अगर यहां देखोगे मैग्नानिमिटी, तो ऐसा लग रहा है कुछ बड़े दिल वाला, ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। जैसे मैग्नीफाई, तो किसी भी वर्ड में अगर आपको मैग्न मिल जाए तो मतलब वो किसी ना किसी बिग कॉन्टेक्स्ट से या बड़े कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो मैग्न इज अ रूट वर्ड दैट ऑल्सो शुड बी नोटेड डाउन। आगे बढ़ेंगे। द वर्ड इज हेयर। अच्छा, यहाँ पे वर्ड ही है, एक ईडियम है। पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase। So the idiom given here is body and soul। I believe सभी को पता होगा, बड़ा सिंपल सा देखने में लग रहा है। बॉडी मतलब शरीर एंड आत्मा, सोल मतलब आत्मा। तो क्या मीनिंग हो सकता है इसका, फटाफट से बताइए आप सब लोग। लाइफ एंड डेथ, नो। हैप्पीनेस एंड सॉरो, नो। टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, नो। होली एंड एंटायरली, कहते ना यार मैंने इस काम में अपना मन और शरीर और आत्मा सब लगा दिया है, तन मन धन से मैंने ये काम किया है। जैसे आप लोगों को हम लोग कहते हैं कि भाई प्रिपरेशन कर लो तो तन मन धन सब लगा दो, धन ज्यादा नहीं लगेगा, तन और मन ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, और आपको इस स्टेटमेंट का पैसिव फॉर्म बनाना है। रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। मैंने आपको हमेशा बता रखा है
कि एक्टिव से पैसिव करना ही सबसे ज़्यादा आसान काम होता है पूरे एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट एक्टिव से पैसिव करना या नरेशन दोनों के दोनों ही सबसे ज़्यादा इजी चीज़ें हैं एंड यू हैव टू फोकस अपॉन। क्या लिखा है? गेव। अगर गेव लिखा है तो V2 आएगा आंसर में, यानी कि इज एम आर नहीं आना चाहिए, एज हैव हैड नहीं आना चाहिए। वॉज आ सकता है, हैव नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, बात खत्म, एक ही चीज़ बची है, कुछ और चेक करना ही नहीं था। और ये कैसे हुआ, ये कैसे किया, ये मैंने अपने क्लासेस में, जो पेड क्लासेस होती हैं वहाँ पर पूरे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आगे आते हैं वोकैबुलरी के पार्ट पे। आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक अबाउट द राइट आंसर। Choose the word that means the same as the given word. आपको बताना है quandary is the word, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? quandary पढ़िए और बताइए, टाइम लगे तो ले लो, ट्राई करना है। quandary is the word which is used for a situation which is very puzzling और confusing। जब कभी कोई सिचुएशन होती है पजल वाली या बहुत baffling confusing सिचुएशन होती है, then we use this word, ठीक है ना? baffling। तो इम्पैस नहीं होगा क्योंकि नहीं, हाँ ये हो सकता है। और आपको देखना है क्लीक, ब्रीज या क्वांड्री, बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा। तो एक एक करके पहले सारे वर्ड्स को समझते हैं, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, कोई बताएगा मुझे? जस्ट 1 सेकंड ना। आवाज आ रही है ना क्लियर सभी को? ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है? एक कमेंट मुझे दिखा है ऐसा, ऑल ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। Choose the word that means the same as the given word। तो आपको सिमिलर बताना है। तो quandary is in negative context, जिसका मतलब होता है something which is puzzling और baffling, ठीक है। तो impasse can be, क्योंकि impasse का भी मीनिंग वही होता है, it's a type of obstacle, it's a type of obstacle या फिर गतिरोध जिसको हम कहते हैं, ठीक है। cinch is a word जिसका मतलब होता है something which is very easy और extremely easy task, तो ये नहीं बनेगा। क्लीक विल नॉट बी अ पर्टिकुलर वर्ड। क्लीक का बेसिकली मीनिंग होता है जब हम लोगों की बात करते हैं इन ग्रुप, ठीक है। एंड ब्रीज इज लाइक हवा का झोंका, तो ये भी नहीं होगा। सो राइट हियर द बेस्ट आंसर दैट यू कैन फिगर आउट इज द फर्स्ट ऑप्शन, इम्पैस, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक ऐसा स्टेटमेंट बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। टाइम लगे तो लगाइए, ट्राई जरूर करना है, ठीक है। देखा जाए, समझा जाए। तो देखो यू तो सभी में ठीक है, रिमाइंड की स्पेलिंग ये नहीं होती है, मतलब ये गलत हो गया। रिमाइंड की स्पेलिंग DE नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। रिमाइंड ठीक है। मी ऑफ समवन आई न्यू वंस की स्पेलिंग गलत है, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर इज सिंपली फोर्थ वन। ये इतने आसान क्वेश्चंस क्यों CHSL के एग्जाम में आते हैं, मतलब नहीं समझ में आता, बट हाँ सारे ऐसे नहीं होते इतने इजी लेवल के, कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है वन वर्ड फॉर द गिवन सिचुएशन। तो ये है बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का क्वेश्चन। वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। कई बार लोगों को क्रेज होता है कुछ ना कुछ चोरी करने का, चुराने का, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में द बेस्ट वर्ड व्हाट इट कैन बी। द फर्स्ट वन इज कॉनॉइजर, हिपोक्रेट, क्लेप्टोमैनिएक या फिर आइकोनोक्लास्ट। एक एक करके सारे वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, बहुत मजेदार है। तब तक आप भी आंसर दो, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट इज द पर्सन जो कि दूसरे लोगों के बिलीफ को चैलेंज करता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देखो ऐसे भी रिलेटेड कर सकते हो, आइकन इज टाइप ऑफ समथिंग यू नो व्हिच यू गिव्स व्हिच यू कंसीडर एज अ बेंचमार्क, ठीक है। कॉनॉइजर इज द पर्सन जो कि एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, स्पेशली इन फूड आइटम्स, जो पारखी होता है किसी चीज का, पारखी, तो ये हो गया। तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। हिपोक्रेट तो सभी को पता होगा, हिपोक्रेसी हम बोलते हैं, तो हद हो गई हिपोक्रेसी की, यानी दिखावा करना, झूठ करना। सो द राइट आंसर हियर वुड बी क्लेप्टोमैनिएक, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। समथिंग विच इज ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड। आपको बताना है द वर्ड गिवन इज फ्रस्ट्रेट, और आपको बताना है फ्रस्ट्रेट का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, बताइए। एनी कंफ्यूजन? देखो अगर आप किसी को फ्रस्ट्रेट करते हो तो क्या ही करोगे, नेगेटिव है ना ये वर्ड, तो पहली बात नेगेटिव है, करेक्ट। और बेसिकली फ्रस्ट्रेट का एक तो मतलब होता है किसी को अनॉय करना, डिस्टर्ब करना, पर्टर्ब करना। देखो कई सारे वर्ड्स बनते हैं, एक तो होता है डिस्टर्ब, पर्टर्ब, लेकिन इसका एक मीनिंग और भी होता है जब आप किसी चीज को फेल कर देने की कोशिश करते हो, नाकाम कर देने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ने नहीं देते, ब्लॉकेज का काम करते हो, स्टॉप बन जाते हो, एक हर्डल बन जाते हो।
ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। सर्कमवेंट होगा नहीं, सर्कम मतलब ऑल अराउंड, वेंट मतलब घूमना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फोस्टर कैन बी, क्योंकि फोस्टर का मतलब होता है चीजों को एक्सपेडाइट करना यानी आगे बढ़ाना, तो ये हो सकता है। इट्स लाइक समथिंग टू बी पुश्ड। इर्क नहीं होगा, फेटर नहीं होगा। अच्छा, एक वर्ड होता है फेटर्स, जिसको हम कहते हैं जंजीर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो यही वर्ड है या कोई दूसरा वर्ड है। हियर द बेस्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, फोस्टर। ध्यान रखिएगा, इफ यू फोस्टर समथिंग दैट मीन्स आप उसमें एक्स्ट्रा पुश लगाते हो ताकि वो चीजें आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट एपोलोजेटिक, और आपको बताना है एपोलोजेटिक का सिमिलर वर्ड क्या बनेगा। व्हाट शुड बी द सिमिलर वर्ड और सिनोनिम टू द गिवन वर्ड एपोलोजेटिक। एपोलोजेटिक यानी एपोलोजाइज करना, माफी मांगना। ठीक है, तो स्टैग्नेंट, डिरेसिव, सॉलिड और कंट्राइट। देखते हैं एक एक करके। स्टैग्नेंट इज एनीथिंग विच इज स्थिर, जो मूवमेंट नहीं करती है, फिक्स होती है, स्थिर होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहां पे इसका कोई मीनिंग नहीं बना। अपोलोजेटिक व्हेन यू फील गिल्टी फॉर समथिंग। डेरिसिव नहीं होगा जब आप किसी चीज को बड़ा लो स्टैंडर्ड का समझते हो या किसी चीज को बड़ा बिलिटल करते हो। सॉलिड नहीं होगा, इट इज कंट्राइट। कंट्राइट के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपंक्शन। मतलब आपको किसी चीज का बुरा फील होता है, गिल्टी फील होता है, रिमोर्सफुल आप फील करते हो। ठीक है, रिमोर्स भी कहते हैं, गिल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है द रीसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स about the possible applications. You have to figure out, is there any statement, is there any part which has an error, grammatical error or not. ठीक है, शुरू हो जाइए। The recent discoveries, recent लिखा है, discoveries लिखा है, बिल्कुल ठीक है, और discoveries की वजह से have आया है, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। यहां एक वर्ड है राइजन, देखते हैं। होप्स अबाउट ठीक है, पॉसिबल एप्लीकेशंस बिल्कुल ठीक है। इस वर्ड में गड़बड़ी लग रही है, और वो गड़बड़ी क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड होता है राइज और एक वर्ड होता है रेज। ठीक है, रेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को उठाते हो मैनुअली, और राइज मतलब जो चीज अपने आप बढ़ जाए। जैसे बारिश हुई तो पानी का लेवल अपने आप बढ़ गया, उसे किसी ने बढ़ाया नहीं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए मैंने आप लोगों को बोला था एक नोटबुक अलग से बना लीजिएगा, और उसी कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली नोटबुक में यू हैव टू राइट डाउन दीज वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। राइज, रोज, राइजन होता है, रेज, रेज्ड, रेज्ड होता है, और एक और वर्ड बनता है अराइज। तो आपको ये तीनों वर्ड्स वहां पर लिखने हैं और अब बताना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एनीवेज, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। तो जितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, राइट। माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड, यहां पर एक ब्लैंक है, डोंट डैश। ठीक है, यहां पर ब्लैंक है, डोंट डैश द ग्राउंड। ठीक है ना, यहां पर ब्लैंक है। बताइए, स्लैब, टच, डील और प्योरीफाई, व्हाट इट शुड बी। स्लैब, टच, डील और प्योरीफाई, क्या होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे? देखो, पहला जो वर्ड है स्लैब, वो तो जैसे घरों में स्लैब पड़े होते हैं ना, उसी की बात हो रही है, तो इट्स अ टाइप ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, यू कैन से, ये नहीं होगा। फीट जो है क्या करेंगे, टच कर सकते हैं ग्राउंड को। डील तो होगा नहीं, प्योरीफाई होगा नहीं, तो राइट आंसर इज सिंपली टच। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। आई डोंट नो व्हाई दीज सो सिंपल क्वेश्चंस आर गिवन इन एग्जामिनेशन। अगेन मेरा ये हमेशा ही क्वेश्चन रहेगा। हाउएवर, even after independence in 1947, British expatriate firms did not suddenly from India. तो आपको क्या करना है, select the most appropriate option to fill in the blank. यहां पर fill कहां पर हो सकता है? It should be here, suddenly और from India के बीच में। ठीक है, suddenly, और मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। यहां से सडनली हटा देंगे, नहीं ऐसे नहीं हटाएंगे, थोड़ा सा ये वर्ड यहां से हम गायब करेंगे। ठीक है, हो गया। अब मैं लिख देता हूं, सो इट शुड बी सडनली डैश इंडिया। अब आप बताओ इस ब्लैंक में क्या आएगा?
However, even after independence in 1947, British expatriate firms did not suddenly from India. तो क्या होगा? क्लोज तो होगा नहीं. कह रहा है कि जब ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया से उखाड़ के फेंक दिया गया था, उसके बाद भी तुरंत क्या नहीं हुआ था. तो कुछ हटाने की बात होगी. करेक्ट. डाइवेस्ट हो सकता है, डिसअलाउ नहीं होगा, कॉन्सेक्रेट इज अ पॉजिटिव टर्म नहीं होगा, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग होली, किसी चीज को महान मानना या खास मानने का प्रोसेस जो होता है. सो हेयर वुड बी दिस वर्ड आंसर. डाइवेस्ट मतलब किसी चीज को, आपको शक्तियों को, आपकी शक्तियों को निहित करना बोलते हैं उसको. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. PQRS वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस होते हैं. टाइम लगाइए, करिए, और अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है. ट्राई जरूर करना है बस. ठीक है, चलो बताओ. देखा जाए. भाई ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन लगा मुझे, अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत आसान से लगा. ऑप्शन से शुरुआत करते हैं हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस की. PQQP मतलब R और S को तो देखना नहीं है. क्या Q से शुरुआत हो सकती है? इन फॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका एंड द. यहां पे देखो द लिखा है, तो द एक आर्टिकल है, इसके ठीक बाद में एक नाउन आना चाहिए. तो इन लाइंस में से कहां पर ऐसा वर्ड है जो यहां फिट हो सकता है? घाना, जमाइका, इंडिया, एंड. अब देखो एंड के पहले और बाद में हमेशा सेम कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. अगर एंड के पहले एक कंट्री का नाम है, इसका मतलब इसके बाद में भी तो कंट्री ही का नाम होना चाहिए. अब देखते हैं तो कौन सी लाइन का फर्स्ट वर्ड जो है वो किसी कंट्री का नाम लेकर के बैठा है. एंड द वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज. नहीं, ये तो नहीं बनेगा. हम कॉलोनीज की बात कर रहे हैं, तो पी नहीं आएगा. क्यू के बाद में पी नहीं आएगा. क्या किसी लाइन में क्यूपी था? यहां था, हटा दो. ठीक है. क्या पी से लाइन शुरू हो सकती है? पी से लाइन की शुरुआत हो सकती है. वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल लैंड. नहीं, ये भी नहीं लग रहा है. तो इस हिसाब से तो एक ही ऑप्शन बचा. स्टिल वी विल वेरीफाई दिस. तो इन फॉर्मर कॉलोनी सच एज घना, जमाइका एंड इंडिया एंड द. तो द मिशनरी एक्टिविटीज नहीं होगा, द फिलीपींस यहां पर बन रहा है. तो क्यू के ठीक बाद में एस आना चाहिए. चेक करते हैं कि क्यू के ठीक बाद में एस कहां पर है. यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा. सेकंड इज द राइट आंसर. चाहो तो आप चारों स्टेटमेंट्स पढ़ के देख लो, वेरीफाई कर लो, सही होगा, मीनिंग बनेगा. आगे आते हैं. स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एंड यू हैव टू टेल द वन वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स दिस लाइन. क्या बोलेंगे हम? पढ़ो, आंसर दो. न्यूमरोलॉजी, स्टार गेजिंग, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी. तो बड़ा सिंपल है. न्यूमरोलॉजी मतलब देखो, लॉजी मतलब स्टडी एंड न्यूमरो मतलब नंबर्स, तो ये तो नहीं होगा. ठीक है. स्टार गेजिंग भी नहीं होगा. एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज होता है या फिर एस्ट्रोनॉमी होता है. तो एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, ये नहीं होता. इसका राइट आंसर इज नंबर 4th वन, एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, सागर विद्या भी कहते हैं शायद इसको. अगेन वी हैव PQRS टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पढ़िए, बताइए. शुरुआत एस से हो सकती है, क्यू से हो सकती है, पी से हो सकती है, आर से हो सकती है. चेक करते हैं. रीअरेंज द पार्ट्स. ठीक है, पता है हमें रीअरेंज करना है. एस, पी, क्यू या आर. ये तो बड़ा आसान सा हो गया है. बस एक ही चीज चेक करनी है आपको. विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ. तो बर्निंग ऑफ क्या ही हो सकता है? बर्निंग ऑफ अ ब्रॉड टॉपिक तो होगा नहीं, बर्निंग ऑफ क्लाइमेट होगा नहीं, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि आर के ठीक बाद में एस आना चाहिए. एक पेयर बन गया. अब चेक करते हैं कि आर के ठीक बाद में एस कहां पर है. यहां नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है. 2 ऑप्शंस हट गए, 2 ऑप्शंस बच गए. अब आपको चेक करना है कि क्या आर फर्स्ट लाइन है या कि क्यू लाइन फर्स्ट है. देखते हैं. अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्टरेशंस इन अर्थ्स. अब अगर अर्थ्स लिखा है तो अर्थ्स के बाद तो क्लाइमेट आ सकता है ना, यानी क्यू के बाद में पी आना चाहिए. तो क्यू पी कहां पर लिखा है? यहां पर लिखा है. अच्छा, क्यू पी यहां पर भी है. अब तो तुम फंस जाओगे भाई कि शुरुआत आर से होगी या क्यू से होगी. तो चेक करके देख लेते हैं. आर से तो नहीं लग रहा. विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी. एस पे लाइन खत्म हो सकती है क्या? देखते हैं. पी से लाइन शुरू हो सकती है क्या? क्यू से. A broad topic that includes periodic alterations in Earth's climate caused by natural forces in combination with the effects. तो
P के बाद में R आना चाहिए, और अगर P के बाद में R आएगा तो सीक्वेंस बनेगा QPRS, जो कि राइट आंसर सेकेंड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे के सारे एस्पेक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं अच्छा स्क्रीन से एकदम हट गया था क्या? मैं आउट ऑफ द फ्रेम था, ऐसा है? दिखाई नहीं दे रहा था? चलो कोई इशू नहीं, अब यहाँ पे खड़ा रहूँगा, हिलेगा नहीं अपन, जाएगा नहीं अपन। ठीक है। The sage said, man proposes and God disposes. You have to tell the correct indirect version of the given statement. इसी को हम स्पीच भी कहते हैं, और मैंने आपको बताया है कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में आते हो तो फिर आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, यानी पास्ट टेंस में। पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। तो देखो, ये वैसे तो एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है ना तो कोई चीज बदलती नहीं है। फिर सेज सेड सेज सेड सेज सब भी सेम है भाई। तो प्रपोजेस होगा ही होगा, मैन प्रपोज नहीं होगा, मैन प्रपोज्ड नहीं होगा, प्रपोज्ड नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज टू रिमेन द सेम इन ऑल द एस्पेक्ट्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स कभी भी नहीं बदले जाते हैं। आपको बताना है द वन वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स दिस डिटेल, एंड द डिटेल इज वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। एक ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे जिसको शादी के कॉन्सेप्ट से नफरत होती है। डू वी कॉल इट कॉक्वे? कॉक्वेट नहीं कहेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन वुड बी कॉक्वे। पॉलीग्लॉट एंड पेडांटिक और मिसोजिमिस्ट, सॉरी मिसोगैमिस्ट। ठीक है, पढ़िए और आंसर्स दीजिए। कई बार ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं वर्ड्स के कि खुद भी सोचना पड़ जाता है कि यार क्या ही है। चलो चेक करते हैं। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। तो कॉके इज अ वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मेन, एक रॉन्ग पर्पस से, तो ये तो नहीं होगा। पॉली मतलब मैनी, एंड ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस। तो द वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस और द वन हु इज एक्सपर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट, ये नहीं होगा। पेडांटिक इज द पर्सन हु इज फास्टिडियस, जो बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के पर्टिकुलर होता है, और बहुत ज्यादा मेटिकुलस होता है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होता है। ठीक है, जैसा कह दे ये वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पेडांटिक के लिए एक वर्ड हम और यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉगमैटिक। ठीक है, तो राइट आंसर इज मिसोगैमिस्ट। क्यों? मिसो मतलब हेट करना, मिसो मतलब हेट। फिर लिखा है गैमी, गैमी मतलब मैरिज। ठीक है, यानी किसी भी वर्ड में अगर गैमी मिल जाए तो वो मैरिज से संबंधित होगा। ठीक है, बाईगैमी, बाई मतलब दो, शादी मतलब मैरिज, गैमी तो बाईगैमी मतलब दो शादियों का कॉन्सेप्ट। एनीवेज, अ मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल, बट एन आइडिया लिव्ड ऑन। बहुत सिंपल सा, बहुत प्रैक्टिकल सा सिचुएशन है ये। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर बड़े आसानी से आप दे सकते हो। अ मैन मे डाई, एक आदमी मर सकता है। नेशंस में राइज एंड फॉल, राष्ट्र ऊपर तरक्की की ओर जा सकते हैं या गिर सकते हैं, लेकिन एन आइडिया। अब यहां पे मजेदार बात यह है कि एंड या बट कंजंक्शंस होते हैं, इसके पहले और इसके बाद में सेम कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट या तो परफेक्ट, जो भी है सेम रहेगा, करेक्ट, पैरेलल होना चाहिए। तो दिक्कत नहीं है, यहां पर सुविधा है ये। अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो आगे पास्ट कैसे? तो यहां पर राइट आंसर शुड नॉट बी लिव ऑन। लिव ऑन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडिया सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। लिव्स ऑन हाँ होना चाहिए, लिव्स इन नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सो फोर्थ इज द बेटर आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। मजा आया? आगे बढ़ते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom and it is slap on the wrist. आपको बताना है इस idiom का मीनिंग क्या होता है। Slap on the wrist, बताइए। Slap on the wrist, what should be the meaning for this particular idiom? तो slap on the wrist is basically क्या ही होगा? मीनिंग इसका निकाल के देखो। कोई हथेली पे ऐसे करके मार दे, ऐसे करके थप्पड़ लगा दे, तो क्या है भाई? गाल पे थप्पड़ मारो तो फील होता है, दर्द होता है। तो slap on the wrist is not wild with excitement, misunderstand each other, no, criticize someone, no, it's mild punishment। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एंड इट इज रिसेंटली अवॉर्डेड $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स ऑफ करप्शन। पढ़ो और बताओ क्या इस स्टेटमेंट में कहीं पर कोई एरर है या नहीं। ठीक है,
देखें, चेक करते हैं भाई। $1 million कॉन्ट्रैक्ट, ये ग्रामेटिकली ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। एंड इट इज जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। दैट रीक्स ऑफ करप्शन, तो रीक्स बेसिकली इस तरह के एक नेगेटिव सेंस में आता है, इट्स अ टाइप ऑफ स्टिंक, तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नो एरर है, ये स्टेटमेंट पूरा बिल्कुल ठीक था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको फंसा देंगे, और क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन ने बोला है स्पॉट द एरर, तो हम स्पॉट करे बिना छोड़ेंगे नहीं, और वहीं पे हम गलती करते हैं, ईगो पे नहीं लेने का। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या ही कहूँ। ब्लूम, ग्लूमी, शाउट, ब्रूम, बताइए फटाफट से। आई थिंक दिस क्वेश्चन डजंट डिजर्व टू टेक मच टाइम, सो लेट्स डिस्कस। ब्लूम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ग्लूमी भी ठीक है, ग्लूमी मतलब समथिंग विच इज मोरोज और डल के कॉन्टेक्स्ट में होता है, उदास, दुखी। शाउट इज द राइट आंसर हेयर, मतलब स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर, क्योंकि शाउट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ब्रूम बेसिकली हम झाड़ू को भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गई हैं चीजें, और आगे देखते हैं। फिर आ गया क्लोज टेस्ट, हमारा फेवरेट टॉपिक है ये, तो सबसे ज्यादा मजा आता है इसको करने में। तो अब एक नए तरीके से करके देखते हैं इसको। सबसे पहले एक बार पैसेज पे सरसरी निगाह डाल देंगे, एक बार इसको एक लुक दे देंगे, और फिर वहां से चीजें आसान हो जाएंगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एंटायर पैसेज, व्हाट डज इट टॉक अबाउट। स्टेप नंबर 1, इट सेज मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज डैश एज दे रिपन। जब बहुत सारे सब्जियां और फल पक जाते हैं तो क्या ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, तो वो ग्रीन से रेड हो जाते हैं, ठीक है भाई। Color is just one way along with the size, texture and smell that you can tell if fruit or vegetable is dash harvested or eaten, ठीक है। तो यहां से हमें देख के पता चल रहा है फल और सब्जियों के बारे में कुछ बात हो रही है, स्पेशली उनके प्रोसेस के बारे में, कि जब वो पकते हैं तो कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है, चेक करते हैं। जब फल या सब्जी पक जाते हैं तो क्या बदलता है, शेप बदलता है क्या भाई। तरबूज जैसे छोटे पे होता है, बड़े में भी वो वैसा ही तो रहता है, शेप तो नहीं बदलता, तो ये तो गलत हो गया। कपड़े पहनते नहीं है फल वल, तो साइज होगा या कलर होगा, यहां फंस जाओगे तुम। तो वैसे तो भाई साइज बदलता है, लेकिन एक बार ध्यान से समझना, जब वो पकते हैं तो साइज बदलता है या कलर बदलता है। देखो यहां कह रहा है कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विथ साइज, टेक्सचर एंड स्मेल। तो साइज की बात ऑलरेडी यहां पर अलग से कर दी गई है, इसका मतलब पहले वाले पार्ट में वो कलर की बात कर रहा है, साइज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले इसको पॉज करके खुद ट्राई करना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कलर इज जस्ट वन एस्पेक्ट, ठीक है भाई। फ्रूट और वेजिटेबल इज डैश हार्वेस्टेड और ईटन, तो क्या होगा, स्टेडी नहीं होगा, स्टेडी टू बी ईटन नहीं होगा, ऐसे पढ़ के देखो, राइट। ट्रेपिड नहीं होता, सोबर नहीं होगा, सोबर इज समथिंग गुड, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं वेदर इट इज रेडी टू बी ईटन और नॉट, ठीक है। तो ये दो तो बड़े आसानी से हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, चेक करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इमेजिन अ फैक्ट्री, इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जो कि क्या करती है, उन फल या वेजिटेबल्स को ही ऑब्वियसली इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स, तो प्लास्टिक कंटेनर्स में वो क्या करेगी, पैक कर सकती है, हाँ जी ठीक है। ब्रेक तो नहीं करेगी, टेप्स नहीं करेगी, हॉल्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता, तो इट शुड बी पैक्स, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू बी तो पैक कर दिया, टू बी आगे क्या होना चाहिए, टू बी मैनेज्ड ऑफ, सूटेड टू, शिप्ड ऑफ या अकाउंटेड टू। तो सबसे पहले रूल आउट करेंगे हम अकाउंटेड टू, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, और मैनेज्ड ऑफ का भी कोई मतलब नहीं बनता। अब बताओ सूटेड टू या शिप्ड ऑफ। तो जब कंपनियां सब्जियों को और फलों को पैक करती हैं तो क्या पर्पस होता है, आगे बढ़ाना, आगे फॉरवर्ड करना, करेक्ट। तो यहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, सबको पता है, इट शुड बी सेकंड ऑप्शन। देखो 2 नंबर यहां पे लिखा है थर्ड पोजीशन पे, एंड थर्ड पे 2 लिखा है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। कई बार लोग क्या करते हैं 1 2 3 पे टिक कर दिया, गलत हो जाएगा वो। आपको फोकस रखना है कि कौन से नंबर पे वो लिखा है, सीक्वेंस पे नहीं, नंबर पे फोकस करना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है ये, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 2 मतलब टू बी शिप्ड ऑफ, टू बी स्ट्रॉबेरीज
to grocery stores across the country. It might be useful to have a machine that automatically, ऐसा जो मतलब एक काम आसान हो सकता है कि अगर ऐसी कोई मशीन है दैट ऑटोमेटिकली डैश, तो ऑटोमेटिकली क्या ही करेगी, वो सस्टेन करेगी, डिटेन करेगी, प्रोसीड करेगी या रिजेक्ट करेगी. तो हमें आगे की लाइन पढ़नी पड़ेगी कि भाई एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप, यानी कि अगर कोई कच्ची स्ट्रॉबेरी तोड़ दी गई है तो उसे सस्टेन तो नहीं करेंगे डब्बे में पैक करने से पहले, डिटेन नहीं करेंगे, ये गलत वर्ड है. डिटेन का मतलब होता है किसी को पकड़ के जब्त कर लेना, बंद कर देना, ये भी नहीं होगा. प्रोसीड करेंगे नहीं, उसे रिजेक्ट करेंगे. तो जो नहीं पका है उसे फिल्टर करके अलग कर दिया, जो पक गया है उसे आगे बढ़ा दिया. एंड दिस इज हाउ द थिंग गोज, राइट. चलो, तो 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 9 मार्च 2023 को, और आशा करता हूं सब लोगों को बहुत मजा आया होगा. सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना आया, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही होता है कि आपको पता चले एट द एंड ऑफ द डे कि आपने जो मेहनत की है उसमें आपके पर्टिकुलर स्कोर्स क्या हैं, आप किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो. ठीक है, चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. अलविदा लूंगा मैं इसी के साथ. और आज सैटरडे है तो चिल मारेंगे आप लोग भी. कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी. तो मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. अच्छा, एक और बात, सारे लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, मतलब हम मंडे से ट्यूसडे से जो क्लासेस रखेंगे, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं हमारी, वो मैं कुछ वोकैबलरी सा डिस्कस करूँ, स्पेशली इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए. तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना. ठीक है, चलो फिर अभी के लिए बस इतना ही. आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को किन किन एरियाज़ में इश्यूज आ रहे हैं, तो वही एरियाज़ में कवर करूंगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर. स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक.